सामने प्रवेश द्वार पर नजर पड़ते ही लक्ष्मी जी की आंखें टिकी रह गईं। किसी ने आवाज दी, मैम मैम ये कितने का है? लक्ष्मी जी ने साथ वाली लड़की मोना को दाम बताने का इशारा किया तो वो ग्राहक का हैंडल करने लगी। लक्ष्मी जी की नज़र सामने ही लगी थी और चाहकर भी वो नज़र नहीं हटा पाई थी, लेकिन उनकी टीम ने उन्हें दूसरे काम के लिए बुलाया तो वो सामने के दृश्य को भूलकर अपने काम में व्यस्त हो गईं। आज प्रदर्शनी का आखिरी दिन था और आने वाले लोगों की भीड़ ज्यादा थी। उनके ही निर्देशन में उनके संस्था के लोगों के द्वारा बनाए खास कपड़ों के डिजाइन लोकप्रियता बटोर चुके थे, जो संस्था की विशेष सफलता थी। लेकिन लक्ष्मी ना जाने सामने ऐसा क्या देखा जिससे उनका चेहरे पर गुस्से की ज्वालामुखी दहकने लगी थी। उनके चेहरे पर आती इस अनजान लहर ने इस सफलता की खुशी को पल भर में उदासी में बदल दिया था। सुस्त चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि सभी को बाहर ग्राउंड में बनाए गए स्टेज के सामने दर्शक दीर्घा में जाकर बैठना है। सबने अपने अपने स्टॉल समेटना शुरू कर दिया था और लक्ष्मी जी ने अपने गाइडेंस से बचा हुआ माल पैक करवा दिया था। ये प्रदर्शनी एक प्रतियोगिता थी जिसका रिजल्ट आना था और उसके लिए सभी स्टेज की तरफ जा रहे थे। कुछ विशेष अतिथियों को भी बुलाया गया था और ग्राहक भी उत्साह से भरे थे जिनका लकी ड्रॉ भी निकलना था। सभी इकट्ठे हो चुके थे और लक्ष्मी जी भी अपने पति के साथ अपने संस्था के मालिक विघ्नेश राय के साथ जाकर बैठ गई थी। रंगारंग कार्यक्रमों से शुरू हुआ स्टेज प्रोग्राम अपनी छटा बिखेर चुका था। लक्ष्मी जी ने जो चेहरे कुछ देर पहले प्रवेश द्वार के पास देखे थे वो उनकी नजरों के सामने बार बार आ रहे थे। आज प्रदर्शनी अपने ही शहर में लगी थी जिसे 2 साल पहले छोड़कर जाना पड़ा था, तो कुछ जाने पहचाने चेहरे नजर आना स्वाभाविक ही था। किशनपाल जी कार्यक्रमों का आनंद उठाने में मग्न थे, मगर लक्ष्मी जी कार्यक्रमों को देखते हुए कहीं ख्यालों में खो चुकी थी। अरे लक्ष्मी, तुम्हारे घर से कल बड़ी आवाजें आ रही थी, क्या हुआ था? तुम्हारी बहू तो तेरे पति पर जोर जोर से बोल रही थी। लक्ष्मी को देखते ही पड़ोसन ममता ने टोक दिया। लक्ष्मी जी ने तुरंत बात पलटने की कोशिश की। अरे नहीं नहीं, वो तो अक्ष को डांट रही थी, लेकिन तेज तर्रार ममता सुनने वाली नहीं थी तो बोल पड़ी। अरे नहीं लक्ष्मी, ऐसा तो नहीं था, मैंने तो खुद सुना था। उसने कहा कि ये बूढ़ा बुढ़िया मरती भी नहीं। लक्ष्मी जी उसकी बात को दरकिनार करने की भरपूर कोशिश करने लगी। नहीं, ऐसा नहीं कहा उसने, ऐसा तो वो कभी कहती ही नहीं। ममता जो अक्सर छुप छुप कर कान लगाकर बात सुन लेती थी, उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, अरे लक्ष्मी, मुंह और मुझसे क्यों झूठ बोल रही हो? भगवान ऐसी बहू तो किसी को ना दे। बेचारे तेरे पति खाना मांगते रहते हैं पर लेकिन लक्ष्मी जी किसी भी शर्त पर उसकी बात को सही नहीं ठहराना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने टपक से कहा, नहीं ममता, ऐसा नहीं है। मेरी बहू रेखा के बारे में तुम गलत बोल रही हो। वो जैसी भी है मेरी बहू है। छोड़ो, मैं अंदर जा रही हूँ। पड़ोसन ममता ने लक्ष्मी जी के घर से आती हुई आवाजें कान लगाकर सुन ली थी और अब कुदेरने को कोशिश कर रही थी। अक्सर लक्ष्मी जी अपनी बहू रेखा पर उठाने सवालों का शांत कर इसी तरह निकल जाया करती थी, मगर फिर भी ये सवाल पीछा ही नहीं छोड़ते थे। उनके वापस अंदर आ जाते ही उनके पति किशन लाल जी ने पूछा, क्या हुआ लक्ष्मी? ये तुम्हारी पड़ोसन सहेली क्या कह रही थी? लक्ष्मी जी ने नम आंखों से कहा, कुछ नहीं जी, उसे तो हमारे घर की आग में हाथ सेकने हैं। सच कहूँ तो मैं तंग आ गई हूँ। रोज रोज लोगों के सवालों के कारण बाहर निकलने में भी हिचक होने लगी है। अब नजर नहीं मिलाई जाती, लेकिन अपने घर की इज्जत पर ढकी चादर को उतार कर फेंक भी नहीं सकती। किशन लाल जी खामोश सब सुनते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस मर्ज की दवा नहीं है, क्योंकि बहू रेखा को सास ससुर का घर में तुरंत रहना सुहाता ही नहीं था। आए दिन के झगड़े और उसकी आवाजें बाहर के लोग सुनते थे।
दोनों सास ससुर पढ़े लिखे होने के बावजूद अपने घर में ऐसा होने से रोक ना सके थे, मगर हमेशा खामोश रहकर अपने सभ्य होने को सबूत जरूर देते थे। रेखा को कभी भी सास ससुर के साथ नहीं रहना था। जब से ब्याह कर आई थी तभी से नखरे करने लगी थी। एक गिलास पानी उठाना तक उसे भारी लगता था। लक्ष्मी जी ने उसके सारे नखरे उठाए, मगर रेखा का बिगड़ैल स्वभाव इतना ही सामने आता गया। वो लक्ष्मी जी के बेटे रोहित से अक्सर कहती, रोहित, क्या मम्मी पापा को आश्रम भेजकर आजादी से नहीं रह सकते? रोहित का जवाब होता, अरे रेखा, घर में ही क्या परेशानी है? रेखा गुस्से में कहती, रोहित, परेशानी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे है। इनके साथ दिन भर तो मैं रहती हूँ, इनके सारे काम कर कर के थक जाती हूँ। मेरी सहेली आती है तो ये दोनों मुंह बनाते हैं, उनके सामने फटे कपड़े पहने आ जाते हैं तो मेरा ही मजाक उड़ता है। तुम तो जानती हो कि मुझे मॉडर्न रहना पसंद है, लेकिन ये तुम्हारे माँ बाप मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। रोहित उसको समझाकर कहता, चलो मैं माँ पापा से कह दूंगा। और सच में रोहित इन दोनों को ही रेखा से दूर रहने के लिए कहता, जिसे देखकर माता पिता दंग रह जाते, मगर रोहित को रेखा का पक्ष लेते हुए देखकर कुछ कह नहीं पाते। रोहित की नौकरी विदेश में लग चुकी थी और वो घर की जिम्मेदारी रेखा पर छोड़कर चला गया था। रेखा अब आजाद हो चुकी थी। अपने बेटे अक्ष को लक्ष्मी जी के सहारे छोड़कर रात भर पार्टी में रहती और नशा करके झूमती हुई घर आती, जिसे देखकर किशन लाल जी ने शर्म से नजरें झुकाकर कमरे में चले जाते थे। और लक्ष्मी जी अगर एक बात भी समझाने के लिए कहती तो रेखा उन्हें 10 बातें सुनाती, उनको दिल भर कर भला बुरा कहती और उनके साथ नौकरों की तरह व्यवहार करती थी। दोनों सास ससुर बहुत तंग आ चुके थे, लेकिन बेटे के घर ना होने पर अपनी जिम्मेदारी समझते थे और रेखा को संभालते थे। मगर रेखा दिन ब दिन बदतमीजी की सारी हदें पार करती जा रही थी। अगर खाने में जरा नमक कम रह जाता तो गुस्से में जमीन पर खाना फेंक देती थी और फिर लक्ष्मी जी बिखरे खाने की सफाई करवाती। उनसे रेखा कहती, बुढ़िया, तेरा बेटा बाहर है तो क्या समझती है कि यहाँ तेरी चलेगी और तू अपना हुक्म चलाएगी? ये तो तू भूल जा, वरना तेरे शरीर पर इतने जख्म करूंगी कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। और अक्सर रेखा हाथ उठा भी देती थी। किशन लाल जी बीच में आते तो उन्हें धक्का दे देती थी। रोहित की गैर हाजिरी उन्हें खामोश रहने को मजबूर कर रही थी और वो रेखा से मार खाने को मजबूर थी। रेखा उन्हें रोज डराकर धमकी देती थी कि घर से निकाल देगी या बूढ़े को आश्रम में छोड़ आएगी। इसी कारण उन्हें खाना पीना भी कम करके देती थी और उसने खूब पैंतरे आजमाए कि दोनों खुद ही घर से चले जाएं। अपनी सहेलियों से फोन पर कहती, क्या बताऊं कि ये 2 भिखारी मेरे घर में कितने मनहूस हैं, जाने कब फूटेंगे यहाँ से। ये सब सुनकर लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू भर आते थे और वो किशन लाल जी से लिपट कर खूब रोती थी और कहती, जाने कौन से पाप किए थे हमने, किसी का क्या बिगाड़ा था जो ऐसी औलाद मिली है और ये बहू हमें इतना नीचा दिखाती है। किशन लाल जी उन्हें दिलासा देते, मगर अंदर से दिल तो उनका भी रोता था। एक दिन लक्ष्मी जी ने रेखा का सामना कर लिया, जिससे रेखा ने उन्हें नमक हराम कहा। लक्ष्मी जी ने उसे अपनी हद में रहने को कहा और किशन लाल जी ने भी उनका साथ दिया। तो रेखा गुस्से में लाल पीली हो गई। उसने दोनों को डंडे से खूब पीटा और मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। उसकी जोर जोर से आवाज सुनकर ममता बाहर निकल आई तो देखा कि लक्ष्मी जी और किशन लाल जी को रेखा बाहर धक्का दे रही है। कई लोग खड़े तमाशा भी देख रहे थे।
लक्ष्मी जी रोते हुए रेखा से अंदर आने के लिए कह रही थी, लेकिन रेखा ने दरवाजा बंद कर लिया था। दोनों काफी देर तक दरवाजे पर ही बैठे रहे, लेकिन रेखा ने दरवाजा नहीं खोला। ममता ने पास आकर कहा, अरे लक्ष्मी, तूने तो कहा था कि तेरी बहू रेखा ऐसी नहीं है। जाने कितनी तारीफ करती थी इसकी, निकाल दिया ना घर से बाहर। मरहम की बजाय ममता नमक छिड़क रही थी और लक्ष्मी जी ममता की बात सुनकर अपमानित महसूस कर रही थी, मगर वो चुप ही रहीं। लेकिन इस वक्त उनके हालात सब कुछ कह रहे थे। उनके दिल का हाल चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था, जिसका मजाक बनाने में ममता चूक नहीं रही थी। और ममता फिर से लक्ष्मी जी के जख्मों पर नमक छिड़कने लगी। लक्ष्मी, तेरी बहू के बारे में सब जानते हैं, अब निकाल दिया ना घर से बाहर। तूने तो उसके किए पर बहुत पानी फेरने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तमाशा बन ही गया। लक्ष्मी जी से कुछ कहते ना बन रहा था और किशन लाल जी तो अपमान से जमीन में जैसे गड़े जा रहे थे। ममता बोलती रही और किशन लाल जी उठकर खड़े होकर लक्ष्मी जी से कहने लगे, चलो कहीं लक्ष्मी, कहीं और चलते हैं। लक्ष्मी जी के रूंधे गले से हल्की सी आवाज निकली, कहाँ जाएंगे जी, यही तो अपना घर है, हमने अपनी मेहनत से बनाया था। किशन लाल जी ने कहा, जहाँ किस्मत ले जाएगी लक्ष्मी, मगर अब यहाँ से तो चलो, ये घर अब हमारा नहीं रहा। इसके बाद दोनों चल दिए। तो ममता ने पीछे से कहा, मैं तो मदद कर देती, लेकिन मेरे घर में जगह कम है, फिर भी कोई मदद हो तो लक्ष्मी अपना घर समझकर चली आना। ये शब्द पीछे से बोल रही ममता के थे, जो दोनों कानों में पड़े। तो किशन लाल जी ने कहा, देखो लक्ष्मी, इस दुनिया में सब ऐसे ही होते हैं, जब अपने ही साथ नहीं देते तो फिर ये तो गैर हैं। इसके दिल में जगह नहीं तो घर में क्या होगी। किशन लाल जी के शब्द सही थे और दुनियादारी को उनको बहुत समझ थी। दोनों भारी कदमों से कांधे पर बैग टांगे जाने किधर चले जा रहे थे। इस शहर में कोई सहारा नहीं था और जो थे उनके यहाँ जाकर अपना ही मजाक नहीं बनवाना चाहते थे। दोनों चलते चलते बहुत दूर निकल आए थे और अब थक कर प्यास से परेशान होकर एक बड़े से घर के बाहर रुक गए, जहाँ बड़े से घड़े में पानी पीने का रखा हुआ था। किशन पाल जी को प्यास लगी तो उन्होंने जाकर वॉचमैन से पूछा, क्या इसमें से पानी ले सकते हैं, प्यास लगी है। वॉचमैन ने कहा, हाँ हाँ अंकल जी, ये राहगीरों के लिए ही है, मैडम रोज रखवाती हैं, आप पी लीजिए। प्यासे किशन लाल जी ने झट से पानी निकाल कर पिया तो चेहरे पर कुछ सुकून के भाव देखकर लक्ष्मी जी ने कहा, अब ठीक है ना। किशन लाल जी ने सांस भर कर कहा, हाँ अब अच्छा लगा, आत्म ही जैसे तृप्त हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ घड़े का पानी पीकर ऐसा ही लगता है। किशन लाल जी ने कहा, नहीं लक्ष्मी, बात घड़े की नहीं, इस भाव की है, जिस भाव से इसे यहाँ रखा हुआ है। इसे इन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि जो प्यासे हैं उनके लिए रखा है। सोचो इस घर में कितनी सकारात्मक ऊर्जा होगी, कितनी दुआएं होंगी। किशन लाल जी भावुक हो गए थे और लक्ष्मी जी भी उनकी बात समझ रही थी। अभी अभी अपने घर से बेघर हुए इन दोनों से अच्छा भला कौन इस घड़े की महत्ता को समझ सकता था। दोनों बातें करते हुए घड़े के करीब ही लगे पेड़ की छांव में सुस्ताने लगे। दोनों पेड़ के तने से पीठ को सहारा दिए आंखें बंद करके बैठे थे। कभी कभी बीच में बोलकर किशन लाल जी अपना दुख हल्का कर रहे थे तो लक्ष्मी जी उन्हें दिलासा दे रही थी, क्योंकि इस समय रोने से कुछ होने वाला नहीं था। उन्हें पता था कि अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि वो अपना आसरा खो चुके हैं। दिन छिपने को आया था
और दोनों वहीं बैठे रहे। वॉचमैन ने आकर किशनलाल जी को हिलाकर कहा, सर चाय पी लीजिए। किशनलाल जी ने चौंक कर कहा, चाय? बेटा तुम कहाँ से लाए? वॉचमैन ने कहा, अंकल जी कब से आप यहाँ बैठे हैं, अंदर से मैडम ने देख लिया तो चाय भेज दी। किशनलाल जी की आंखें सुनते ही भर आईं और वो लक्ष्मी जी की तरफ देखने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से चाय पकड़ ली और मैडम को धन्यवाद बोलने को कहा। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, लक्ष्मी, दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। जिसने हमारे लिए चाय भेजी है उससे कोई नाता नहीं है, और जिससे नाता है उसने हमें घर से ही निकाल दिया। लक्ष्मी जी किशनलाल जी को रोते देखकर खुद भी आंसू भर लाईं और कहने लगी, कोई बात नहीं जी, हम इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेंगे। अभी हाथ सलामत हैं तो जी लेंगे, बस कुछ समय लगेगा। रात होने लगी तो पेड़ के नीचे बैठना मुश्किल होने लगा, जिससे दोनों उठकर वहां से आगे निकल गए। लेकिन उनके जाने के बाद अंदर से वही महिला निकल कर आई और उसने वॉचमैन से उनके बारे में पूछा। तो वॉचमैन ने कहा कि वो लोग चले गए। वो महिला उन्हें आसरा देना चाहती थी। वो समझ गई थी कि दोनों परेशान हैं, लेकिन अब देर हो गई थी। उधर रात होते ही रेखा ने रोहित को फोन किया और सारी बात बेशर्मी से बताकर कहा, रोहित मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रह सकती थी। रोहित ने भी कहा, अरे कोई नहीं रखेगा, वापस घर ही आ जाएंगे। छोड़ो, तुम टेंशन मत लो। रेखा ने तुरंत कहा, नहीं रोहित, मुझे वो वापस इस घर में नहीं चाहिए। इस बार रोहित ने कहा, इस बार सीधे किसी आश्रम में भेज देना, तुम भी फ्री हो जाओगी और वो भी कहीं और रह लेंगे। कैसा बेटा था जो ऐसी बातें कर रहा था, जिसने माँ बाप की खबर लेना भी जरूरी नहीं समझा कि जाने उसके माँ बाप कहाँ भटक रहे होंगे। दोनों चलते हुए बस अड्डे के पास पहुंच चुके थे और जाने किस बस में बैठ चुके थे। बस अब दोनों ये शहर ही छोड़ देना चाहते थे बस, और दोनों निकलते गए अपने शहर और अपने घर से दूर, जिसे कितनी मेहनत से बनाया था। सब पीछे छूटता गया, दिल भारी हो रहा था और आंखों में आंसू भी थे, लेकिन रुकने को कोई सहारा ना था। दोनों 3 घंटे बाद किसी नए शहर में पहुंच चुके थे, जहां उतरते ही सारी रात स्टेशन पर ही बेंच पर गुजार दी। सुबह उठकर वहां से बाहर निकले तो किशनलाल जी को जोर से भूख लगी थी। लग रहा था जैसे शरीर में ताकत ही नहीं बची है। ये लक्ष्मी जी से देखा नहीं गया और उन्होंने कहा, भैया इनको जोर से भूख लगी है, अगर मैं कुछ काम कर दूं तो क्या कुछ खाना मिल सकता है? आपका खाना बनाने वाला लड़का नहीं आया है ना, तो तुम मुझे बता दो, मैं बना दूंगी। वो आदमी ये बात सुनकर चौंक गया और उन्हें गौर से देखने लगा और कहा, माताजी क्या आप सच में बना लोगी? ये सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा गृहस्थी वाली हूँ, कैसे नहीं बना सकती। उस आदमी को किशनलाल जी पर तरस आ गया और उसने लक्ष्मी जी को सब निकाल कर दे दिया। सामान सामने आते ही लक्ष्मी जी ने फटाफट खाना बनाकर किशनलाल जी को दिया कि तभी वहां एक ग्राहक आ गया और खाने का ऑर्डर देने लगा। वो आदमी इससे पहले मना करता, लेकिन लक्ष्मी जी ने ग्राहक से कहा, आप बैठिए, मैं देती हूँ। आदमी हैरान था कि ये माताजी खाना कैसे बनाएंगी। ग्राहक को वापस जाने नहीं दिया। लक्ष्मी जी ने उस आदमी से कहा, बेटा बुरा ना मानो तो मैं इसके लिए भी बना दूं, बेचारा भूखा लगता है, इतने सवेरे खाना मिलता नहीं है ना, तो हम ही दे देते हैं। वो आदमी लक्ष्मी जी की इस बात से हैरान था। इतना दया का भाव उसने पहले कभी नहीं देखा था।
लक्ष्मी जी को उनसे खाना बनाने दिया और लक्ष्मी जी भी काम में जुट गई। ग्राहक को खाना पसंद आया और उसने जी भर कर खाने की तारीफ की। इस तरफ से कई ग्राहक वहां आए जिन्होंने उनके हाथ का बना खाना खाया। जैसे ही उसका लड़का काम पर आया तो इस आदमी ने लक्ष्मी जी को आराम से बैठने को कह दिया। कुछ देर बाद जब वो लोग आदमी को खाने के पैसे देने लगी तो उसने कहा, माताजी, आपका दिल बहुत बड़ा है और आप में तो ईश्वर दिखाई दे रहे हैं। मैंने आप जैसा कोई नहीं देखा। आपके काम करने से सुबह मेरे ग्राहक लौटे नहीं जो रोज लौट जाया करते थे। मुझे आपको पैसे देने हैं, आप मुझे मत दीजिए। इसके बाद उसने उनके बारे में जानना चाहा, लेकिन लक्ष्मी जी ने कुछ बताया नहीं और उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, पैसे लेने से मना करने लगी। उन्होंने कहा, फिलहाल तो हमें रहने के लिए छत चाहिए बेटा, हम तो बेघर हुए लोग हैं। वो आदमी ये सुनकर हैरान हुआ कि इतने नेक दिल लोगों को किसने बेघर कर दिया, लेकिन उसने बिना कुछ पूछे लक्ष्मी जी को कुछ देर के लिए अपने घर में जगह दे दी। लक्ष्मी जी ने कुछ दिन के लिए रहना स्वीकार कर लिया। किशन लाल जी ने कहा, लक्ष्मी ये तो नेक दिल है, इसने आसरा दिया, लेकिन हम इस पर बोझ नहीं बन सकते, हमें अपना इंतजाम खुद करना ही होगा। लक्ष्मी जी खुद भी ऐसा ही सोचती थी, इसीलिए आसपास जाकर काम की तलाश करने लगी। फिर 4-5 दिन में किसी ने उन्हें पास की एक संस्था के बारे में बताया जहां हाथ से कपड़ों पर कढ़ाई बुनाई का काम होता था और वो महिलाओं को काम देकर मदद करने का कार्य करती थी। लक्ष्मी जी को खुद भी ये कला जानती थी तो वहां पहुंच गईं, जहां उनकी उम्र को देखकर उन्हें काम देने को मना कर दिया गया, लेकिन उन्होंने उनसे प्रार्थना करने को कहा कि वो उनसे बस एक नमूना बनवा कर देखें, पसंद ना आए तो मना कर दें। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर वो लोग राजी हो गए। लक्ष्मी जी को जैसे ही सहमति मिली तो तुरंत उन्होंने कपड़ा, सुई और धागे हाथ में लेकर काम करना शुरू कर दिया। 1 घंटे के समय में एक छोटा सा नमूना उन्होंने तैयार कर दिया था, जिसे देखते ही मालिक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ऐसा सुंदर डिजाइन उसने पहली बार देखा था। वो काफी प्रभावित हुआ और उसने लक्ष्मी जी से कहा, आंटी जी, ये आपने कहाँ सीखा? आपके हाथ में इतनी सफाई, बहुत ही सुंदर बनाया है। लक्ष्मी जी उससे अपनी तारीफ सुनकर खुश हुई, क्योंकि उनका काम जो हो गया था, बस अब कुछ उम्मीद बाकी थी। उस संध्या के मालिक ने कहा, आंटी जी, मैं तो आपकी हाथ की कला से बहुत प्रभावित हुआ और अब आपके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद उसने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो आप यहाँ सुपरवाइजर का काम कर लेंगी। आप यही चीज हमारी टीम को सिखाइए। जितनी सुंदरता और सफाई से आपने बनाया है, बिल्कुल वैसे ही सिखाइए। क्योंकि आप इनसे सीनियर हैं, आपको इनके ऊपर ही काम करना होगा। लक्ष्मी जी ये सुनकर फूली नहीं समाई। उनकी तो जैसे सारी मुश्किलें ही हल हो गई थी। घर जाकर उन्होंने किशन लाल जी को सब कुछ बताया। वो भी लक्ष्मी जी के लिए बहुत खुश हुए। किशन लाल जी खुद भी पढ़े लिखे थे और कभी अकाउंटेंट रह चुके थे, मगर समय के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण काम करना बंद कर दिया था। लक्ष्मी जी ने जिस तरह से नए जीवन की शुरुआत की थी, उससे किशन लाल जी को भी जोश आया और उन्होंने फिर से वही खाते बनाने का काम ढूंढना शुरू कर दिया। किस्मत ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया था और लक्ष्मी जी संस्था में टीम के बीच रहकर सबको गाइड करने का काम करने लगी। संस्था में उनको अच्छा सामान मिलने लगा था और सब उनके निर्देशों का अच्छे से पालन करते थे। लक्ष्मी जी के सिखाए हुए सभी तरीकों से बनी चीजें बाजार में अपनी
लोकप्रियता बढ़ा रही थी, ग्राहकों को पसंद आ रहा था और नए माल की मांग बाजार में बढ़ने लगी थी। संस्था के मालिक ये सब देखकर बहुत खुश थे। वो खुश थे कि लक्ष्मी जी को रखने का फैसला गलत नहीं निकला। लक्ष्मी जी की आय अच्छी हो गई थी, जिससे उन्होंने भी उस आदमी का घर छोड़कर एक किराए का छोटा सा घर ले लिया था। किशनलाल जी भी इतने दिनों से काम की तलाश में थे और 1 महीने बाद जाकर उन्हें भी काम मिल गया था। उन्होंने आते ही लक्ष्मी जी के हाथ में एक मिठाई का डब्बा देकर कहा, बधाई हो लक्ष्मी, मुझे काम मिल गया है। लक्ष्मी जी फूली नहीं समाई। बेघर होने के बाद भी उनकी मेहनत अब जाकर रंग ले आई थी। इस 60 और 55 साल की उम्र में भी दोनों में वही जोश जैसे फिर से वापस आ गया था और जी जान से दोनों ही कड़ी मेहनत में लग चुके थे। लक्ष्मी जी 5 बजे घर आ जाया करती और किशनलाल जी भी 6 बजे तक घर आ जाया करते थे। इतनी आमदनी हो गई थी कि जीवन सामान्य चलने लगा था और अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। एक दिन संस्था के मालिक ने लक्ष्मी जी को बुलाकर कहा, लक्ष्मी जी, हमारी संस्था की तरफ से हर साल एक प्रतियोगिता में भाग लिया जाता है, जिसमें हमारे केवल खास काम के नमूने से माल तैयार करके 5 दिन की प्रतियोगिता में पेश किया जाता है। एक तरह से वो प्रदर्शनी भी है, जिसमें लोग काम के लिए ऑर्डर भी देते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा बिक्री होती है वह जीत जाता है और इससे बड़ी वही कला मशहूर होती है जिसे लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। मैं समझता हूँ कि आपको इसमें संस्था की ओर से भाग लेना चाहिए और जो आपकी खासियत है उसके नमूने तैयार करवाएं। इससे संस्था को और आपको दोनों को फायदा होगा। लक्ष्मी जी को बात समझ में आ गई थी। जीवन में इतना बड़ा मौका मिल रहा था, आपने कौशल दिखाने का मौका दोबारा नहीं आता। बस यही सोचकर वो प्रदर्शनी के लिए टीम के साथ में जुट गई। 3 महीने का समय मिला था, जिसमें 5 दिन की प्रदर्शनी के लिए माल तैयार करवाना था। टीम ने भी पूरा सहयोग दिया और जुट गई। प्रदर्शनी की सुंदर शुरुआत हुई और टीम पूरे मनोयोग से लग गई। हर एक आने वाले ग्राहक को लक्ष्मी जी विनम्रता से उस हाथ की कला के बारे में बताती, जिसे सुनकर सब उनके व्यवहार और कला के मुरीद हो जाते। कपड़े पर हाथ से की गई अद्भुत कला को देखकर लोग दंग थे। सफलतापूर्वक सब हो रहा था और आखिरी दिन आ पहुंचा था। आज तय होने वाला था कि जिसकी कला ने ज्यादा मन मोहा है और किसने ज्यादा आमदनी की है। आज अवार्ड मिलने वाला था और प्रतियोगिता में स्थान मिलना है। उनकी आंखों के सामने प्रवेश द्वार की ओर से आ रहे जाने पहचाने चेहरे आ गए, जिन्हें देखकर दिल एक बार फिर से जैसे छलनी हो गया था और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी किसी ने उन्हें हिलाया, लक्ष्मी, लक्ष्मी, जागो, देखो तुम्हें स्टेज पर बुलाया जा रहा है। लक्ष्मी जी ख्यालों से बाहर आईं और उधर उधर देखने लगी, लेकिन उन्हें बार बार अपने नाम की पुकार सुनाई दे रही थी, तो वो उठकर जल्दी से स्टेज पर पहुंच गईं। उन्हें इंस्पिरेशन ऑफ यू जनरेशन का अवार्ड दिया जा रहा था। स्टेज पर पहुंचते ही तालियों की गड़गड़ाहट से लक्ष्मी जी का जोरदार स्वागत हुआ और उनके हाथ में सुंदर फूलों का बुके देकर इनाम स्वरूप मेडल के साथ एक बड़ा सा उपहार दिया गया, जिसे देने वाली एक महिला अतिथि थी। उन्होंने उन्हें देखते ही पहचान लिया और दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में कब कौन कहाँ मिल जाए कुछ नहीं कह सकते। मैं तो इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। आपको बधाई हो लक्ष्मी जी, आप आज के जनरेशन के लिए प्रेरणा है। इस उम्र में अपने कौशल से प्रसिद्धि पाना आसान बात नहीं। अपने उम्र को पीछे छोड़ दिया है। ये सुनकर लक्ष्मी जी उसका चेहरा मुस्कुराते हुए देखने लगी। चारों तरफ से तालियों की आवाजों ने उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ला दी थी। उस
महिला ने कहा, इन्हें मैंने पहली बार अपने घर के बाहर पेड़ की छांव में बैठे देखा था, जहां रखा पानी पीकर इन्होंने कुछ आराम किया था। उस दिन इनके चेहरों पर दुख, आंसू सब नजर आ रहा था। मैंने मदद करना चाहा, पर तब तक ये लोग जा चुके थे। इनके साथ क्या हुआ था ये तो यही जानती हैं, लेकिन मैं इनकी इस कठिन यात्रा का हिस्सा रही, ये जानकर मुझे गर्व है। लक्ष्मी जी को वो दिन झट से याद आ गया जब इस महिला के घर के आगे पेड़ के नीचे बैठकर शाम तक का वक्त आंसू बहाकर बिताया था। लक्ष्मी जी ने सब याद आते ही कहा, मैम, आपकी उस चाय का भी योगदान है जिसने इस दुख भरे संयम से हमें आपके दयालु होने का एहसास कराया था। ये सुनकर महिला मुस्कुराने लगी और बैठे हुए लोग भी जोर से तालियां बजाने लगे। इस बार लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर जब सामने बैठे लोगों पर नजर घुमाई तो दंग रह गईं, क्योंकि सामने इतने सारे लोग थे जो आज लक्ष्मी जी के लिए ताली बजा रहे थे। लेकिन इस बार भीड़ में वो दो चेहरे फिर से नजर आ गए। लक्ष्मी जी ने रुक कर कुछ कहना चाहा तो उन्हें मौका दिया गया और उन्होंने कहा, कभी कभी ठुकराया जाना भी फायदेमंद साबित होता है। अगर मेरे अपनों ने मुझे ठुकराया नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती। मेरे पति का धन्यवाद, जिन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया। हम बुजुर्गों को उम्र होने पर छोड़ दिया जाता है, जैसे उम्र का होना अपने हाथ में होता है। उम्र एक दिन सबकी आनी है, लेकिन कर्म ऐसे ना करें कि आपके कर्म लौट कर आए और आप उस समय अकेले पड़ जाएं। वो दो चेहरे लगातार लक्ष्मी जी की आंखें फाड़ कर देख रहे थे। उन्हें और लग रहा था कि कुछ कहना चाहते थे। लक्ष्मी जी के ये शब्द उनके गाल पर तमाचे की तरह पड़े थे, क्योंकि स्टेज से उतरते ही लक्ष्मी जी को वो दोनों नजरें लगातार देख रही थी। लोगों से घिरी लक्ष्मी जी सब जानती थी। जैसे ही सब हटे वो दो चेहरे उनके पास आ गए। वो दो चेहरे यानी कि जो बहू रेखा और बेटा रोहित के थे, जिन्होंने कभी उन्हें घर से बेघर कर दिया था। वो सामने आ खड़े हुए थे। लक्ष्मी जी अनदेखा कर अपने स्टॉल की तरफ बढ़ी ही दिन के पीछे से आवाज आई, मम्मी, पापा। किशन लाल जी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन लक्ष्मी जी बिना पीछे देख स्टॉल की तरफ बढ़ती चली गई। किशन लाल जी ने बेटे को देखा तो तमातम गए और लक्ष्मी जी के साथ कदम मिलाकर उनके साथ चले गए। दोनों ही अब कोई बात करना नहीं चाहते थे। रोहित ने स्टॉल में जाकर लक्ष्मी जी के पैर छू लिए तो लक्ष्मी जी दूसरी तरफ मुड़ गईं। रोहित ने कहा, मम्मी, ऐसे अनदेखा मत कीजिए प्लीज। मैंने तो कितना ढूंढा आपको। रोहित की इस बात पर लक्ष्मी जी चुप ना रह सकी और चीख पड़ी, खबरदार, जो मुझे माँ कहा तो तुमसे अच्छे तो पराए हैं, जिनकी सहायता से हम जिंदा तो हैं। चले जाइए। इतना कहकर लक्ष्मी जी टीम से सामान पैक करवाने में व्यस्त हो गईं और रोहित उनके आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहा था। जब उन्होंने कुछ नहीं सुना तो उसने किशन लाल जी से कहा, पापा, मैंने सच में बहुत ढूंढा था। किशन लाल जी का सब्र टूट गया और वो जोर से बोले, खबरदार, जो एक और झूठ बोला। क्या तुम्हारी इस पत्नी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? जब इसके तौर तरीके तुमने घर में देखे थे तब कुछ क्यों नहीं कहा? इसने तो तुम्हारे सामने ही हमारा जाने कितनी बार अपमान किया और तुमने हमें समझाया। तुम्हें तो अच्छा ही लगा होगा कि चलो बला टली। अच्छा हुआ जो चले गए, खर्चा कम हो गया, आजादी मिल गई, जैसा कि तुम्हारी पत्नी कहती थी। किशन लाल जी बुरी तरह फूट पड़े थे। आज 2 साल बाद अपना गुस्सा बाहर निकालने का मौका मिल ही गया था। अपनी ही औलाद थी, लेकिन जिन्होंने कद्र नहीं की, उनके लिए कम से कम इतना तो बनता ही था कि सबक सिखाया जा सके। रोहित ने हाथ जोड़कर कहा, पापा, मैं जानता हूं कि मेरी गलती है, लेकिन उन दिन मैं होता तो रेखा ऐसा नहीं कर पाती। लक्ष्मी जी ने तुरंत कहा, झूठ बोल रहे हो तुम हमें फोन करके पता कर सकते थे। हमने तुम्हारे फोन का कितना इंतजार किया।
दूसरे शहर जाकर नंबर नहीं बदले, क्योंकि उम्मीद थी किसी दिन तो बेटा हमें याद करेगा। लेकिन अफसोस, बेटा तो बहू से भी गया गुजरा निकला। अब रोहित शर्म से नजर झुकाए खड़ा था। उसके बहाने काम नहीं आ रहे थे। रेखा बार बार उसका चेहरा देख रही थी। किशन लाल जी ने कहा, आज हमें कामयाब होते देखकर चले आए हमारे पास। तुम जैसे स्वार्थी औलाद को डूबकर मर जाना चाहिए। रेखा कदमों में गिर गई। पापा जी प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे इसका फल मिल गया है। मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ। तभी मेरी भाभी ने भी मेरी माँ को बेघर करके वृद्धा आश्रम भेज दिया। मेरी करनी का फल मेरी माँ ने भुगता है। पापा माफ कर दीजिए, भूल हो गई, सच में गलती मानती हूँ मैं। रोहित भी पैर छूकर माफी मांगने लगा, लेकिन माफी मिलने वाली तो नहीं थी। किशन लाल जी वो दिन कभी नहीं भूल सकते थे जिस दिन बहू रेखा के कारण पड़ोसियों तक ने उनकी हालत का मजाक बनाया था। सामान ले जाने के लिए तैयार हो चुका था और जिसे टीम ने एक ट्रक में लदवा दिया था। लक्ष्मी जी को जिम्मेदारी यहाँ से खत्म हो गई थी और अब उन्हें अपने शहर लौटना था, जिसके लिए संस्था के मालिक उन्हें लेने आ चुके थे। जैसे ही वो आए तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने लक्ष्मी जी को बधाई दी। जाती हुई लक्ष्मी जी को रोहित ने पीछे से रोक कर कहा, मम्मी प्लीज माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज घर आ जाइए। लक्ष्मी जी ने पीछे मुड़कर इस बार रोहित को तमाचा मार दिया और कहा, किस हक से माफी मांग रहे हो तुम लोग? तुमसे अच्छे तो ये हैं जिन्होंने हमारी कद्र की और हमें इतना बड़ा मौका दिया। तुम तो खून हो हमारा, तुम्हें तो हमारी जरा फिक्र नहीं हुई। रोहित को विघ्नेश रॉय के सामने ही थप्पड़ पड़ा था, जिससे वो खिसिया गया। विघ्नेश रॉय ने आगे बढ़कर कहा, मुझे बीच में बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप बहुत नेक इंसान हैं। तुमने तो अपने भगवान को खो दिया। ये इतने खुददार हैं कि उन्होंने एक दिन का खाना भी मुफ्त का नहीं खाया। काम किया और मेहनत की, सबकी मदद करने को आगे रही हैं। माफी मांग कर इनसे इनका आत्मसम्मान मत छेड़िए। रोहित हक्का बक्का खड़ा रह गया। किशन लाल जी लक्ष्मी को लेकर कार में बैठ गए और रोहित रेखा के साथ खड़ा देखता रहा। माफ करना आसान नहीं होता, सब कुछ भूलना पड़ता है, लेकिन आत्मसम्मान पर पड़ी चोट भूलकर माफ कर पाना आसान नहीं होता। वहीं लक्ष्मी जी ने कुछ ही दिनों में इतनी तरक्की कर ली कि उन्होंने एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया। जब दूर दूर से कस्टमर उनके शोरूम में आने लगे तो लक्ष्मी जी ने 2-3 शहरों में अपने शोरूम खुलवाए। कभी एक वक्त की रोटी के लिए तरसने वाले दोनों पति पत्नी की एक दिन की कमाई कम से कम 20,000 रुपए थी। आज उनके पास अपना घर, गाड़ी, किसी चीज की कमी नहीं थी और उधर बेटा बहू के पास सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं था। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हमारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।